नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व सांसद प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व सांसद प्रत्याशी 64 गोरखपुर लोकसभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और आज हम बात करेंगे हमारे देश में जो पश्चिम युद्ध को लेकर के जो हालात उत्पन्न हुए हैं, जिन हालातों के कारण हमारे देश की जनता उहापोह में है कि क्या करें क्या ना करें। और इस परिस्थिति में यह कहते हुए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि ऐसा लगता है हमारी सरकार ने जनता का भरोसा खो दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार जो बात कह रही है, जनता उस पर विश्वास नहीं कर पा रही है, जिसका साफ संदेश उदाहरण आपके सामने है कि हमारी सरकार बार बार कह रही है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में न तो एलपीजी का संकट है, न तो पेट्रोल का संकट है, न डीजल का संकट है। इसके बावजूद हमारी देश की जनता इतनी बेचैन हो गई है कि वह इस डर से कहीं पेट्रोलियम ईंधन समाप्त न हो जाए, पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन लगा दी है और पेट्रोल पंपों पर भी लंबी लाइनें इस कदर लगी हुई हैं कि लोगों को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। कई दिनों से, मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूं कि पेट्रोल पंप 100 और 500 रुपए से ज्यादा पेट्रोल भी नहीं दे रहे हैं। मैं पुनः उस बात पे आता हूं कि जनता का भरोसा क्या सरकार ने खो दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार कह रही है पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। तो मैं संजय सिंह राणा, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर पेट्रोल का संकट नहीं है तो पेट्रोल पंप बंद क्यों है? ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर, लखनऊ की मैं बात कर रहा हूं, पेट्रोल समाप्त हो चुका है। और जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी तो देश की जनता का बेचैन होना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी अकस्मात परिस्थिति के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए, आपातकाल के लिए हर जनता, हर देश का नागरिक, हर परिवार ऐसी व्यवस्था करके रहता है कि किसी आपात स्थिति में उसे कहीं भागना पड़ जाए, कहीं जाना पड़ जाए तो किसी का इंतजार न करना पड़े। इसीलिए वो अपने गाड़ी में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी फुल करा के रखना चाहता है, एलपीजी सिलेंडर घर में रखना चाहता है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर भी अभी बुक करो अभी नहीं मिलता है। अगर सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के भरोसे हमारा परिवार रहता है तो अचानक अगर एलपीजी सिलेंडर खत्म हो गया, पता चला गैस पर चावल रखा हुआ है और सिलेंडर खत्म हो गया, अगर दूसरा स्टॉक में नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में वह महिला, घर की गृहिणी क्या करेगी? इसीलिए हमारी मजबूरी होती है। हाँ, एक से ज्यादा अगर स्टॉक, 2 से ज्यादा स्टॉक अगर होता है तो उसे हम जमाखोरी कह सकते हैं। मेरे साथियों, 1 से 2 सिलेंडर इसीलिए कंपलसरी किया गया था, इसीलिए कि एक खत्म हो तो दूसरा अगर आपने बुक किया हो तो 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में भी अगर आ जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं होती है। लेकिन आज जो परिस्थितियां बनी हुई है, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश में सरकार ईंधन को लेकर के जितनी भी दुहाई दे रही है, जनता उसे हजम नहीं कर पा रही है। यही सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं खुद नाम बता रहा हूं आपको, आईआईएम रोड स्थित एचपी पेट्रोल पंप सीएनजी गैस के बगल में, वहां पेट्रोल परसों खत्म हो चुका था। मैं खुद गया,
पेट्रोल मुझे नहीं मिला। मैंने इस पर भी फिर मैं वहां से हजरतगंज गया, अशोक मार्ग स्थित भारत पेट्रोलियम पर, वहां हमको पेट्रोल नहीं मिला। उसके बाद पार्क रोड पर गया, एचपी पेट्रोल पंप पे, वहां लंबी लाइन लगी हुई थी। 2 घंटे के मशक्कत के बाद मुझे पेट्रोल मिला और मैंने भी मात्र अपनी जरूरत के लिए, क्योंकि हमारी गाड़ी सिर्फ स्टार्टिंग के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, इसीलिए मात्र अपनी जरूरत के लिए 1000 रुपए का पेट्रोल मैंने डलवाया। मैंने टंकी फुल नहीं कराई, क्योंकि अगर वही टंकी फुल कराता तो 40 लीटर पेट्रोल आता, और वो 30 लीटर पेट्रोल मैंने इसलिए छोड़ दिया कि किसी अन्य के आपातकाल स्थिति में उसके काम आए। मेरे साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और कल की मैं बात बता रहा हूं। कल नीरज बोरा के पेट्रोल पंप पर भी बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, अर्थात पेट्रोल खत्म हो गया। कल ऐशबाग स्थित कई पेट्रोल पंप बंद थे। हमारे लखनऊ में कम से कम 8 से 10 पेट्रोल पंप को मैंने देखा अपनी आंखों से, जो बैरिकेडिंग लगा करके बंद कर दिए गए थे, अर्थात वहां कोई कर्मचारी नहीं था, जिसका साफ संदेश है कि वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। मेरे साथियों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो भी बेचैन मत होइए, परेशान मत होइए। उतना ही पेट्रोल डीजल आप अपने लिए भराइए जितने में आपकी इमरजेंसी चल सके। स्टॉक मत रखिए, क्योंकि वह स्टॉक किसी अन्य के काम आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पेट्रोल और डीजल पर खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, और हमें पेट्रोल डीजल तभी मिलेगा जब पश्चिमी देशों में, खाड़ी देशों में माहौल शांत होगा। लेकिन फिर भी हमारी सरकार के द्वारा, मैं ऐसी परिस्थिति में सरकार की खिलाफत करने के लिए नहीं आया हूं। मैं हर बार यही कहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सरकार की नीति और नीतियों के बीच में, जो नीतियां जनहित के मुद्दे पर होती है मैं खुलकर सपोर्ट करता हूं, और जो जनहित में नहीं होती है उसका मैं विरोध करता हूं। ऐसी आपात की घड़ी में संयम बनाए रखें, यही आशा और विश्वास के साथ मैं आपके पास आज उपस्थित हुआ हूं, और अपनी उस लड़ाई, जिस लड़ाई को लेकर के मैं आपके बीच 13 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं, आज पुनः फिर कहना चाहता हूं इसी कड़ी में कि गेहूं चावल दाल की लाइन लगने से अच्छा है कि आप मुफ्त शिक्षा के लिए हमारी सरकार को विवश करें, कि हमारी सरकार हमारे बच्चों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा मुफ्त प्रदान करे। आर्टिकल 21A के तहत जितनी शिक्षा हमें मानवाधिकार के रूप में मिली है, फंडामेंटल राइट्स के रूप में मिली है, मौलिक अधिकार के रूप में मिली है, कम से कम उतना तो हमें सुगमता से प्राप्त हो, और इसके लिए आपको ही कमर कसना होगा। क्योंकि शिक्षा के मुद्दे पर, व्यवसायिक होती शिक्षा के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से खामोश है, हर राजनीतिक पार्टी खामोश है, क्योंकि यही शिक्षा माफिया, चिकित्सा माफिया इन राजनेताओं के चुनाव का पूरा खर्चा उठाते हैं। इसीलिए इन्हें हमें लूटने की खुली छूट मिली हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके छोटे भाई ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का भी रुख कर चुके, लेकिन हमारी और आपकी शिथिलता के कारण, नोटिस भिजवाने के बावजूद हम वहां फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए कि हमारी न्यायपालिका ने हमारा पूरा सपोर्ट किया, लेकिन PIL दाखिल करने के लिए एक जनहित मुद्दा होना चाहिए, जो जनहित मुद्दा था, लेकिन जनहित मुद्दे पर जनता ने साथ नहीं दिया। जनता डरी हुई है, इस मुद्दे पर बोलना ही नहीं चाहती है, उसे डर है कि उसके बच्चे के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। ऐसी अनहोनी क्यों होगी? हमारी सरकारें तो वैसे ही हमें लूट रही हैं, और आप अगर यह सोचते हैं कि इस मुद्दे पर कोई सरकार या कोई राजनीतिक पार्टी आपका साथ देगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के प्रति जागरूक हैं,
अगर आप अपने बच्चों के प्रति जागरूक हैं, आपको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है, तो आपको जागरूक होना होगा। शिक्षा के स्तर पर शिक्षा को मुफ्त कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाना होगा, और यह दबाव बनाने का मौका आपको 2027 में मात्र चंद महीनों में मिलने वाला है। चंद महीनों में यह मौका आपको मिलने वाला है। 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के माध्यम से मेरे साथियों, हमारा फंडामेंटल राइट से कहता है कि हिंदुस्तान का हर वह बच्चा आर्टिकल 21A के तहत उसे अधिकार प्राप्त है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु के बीच के बच्चे को सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा ग्रहण कराया जाएगा। और जब हम सरकार से बात करते हैं तो हमारी सरकार कहती है कि आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हो। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाऊं जहां शिक्षा का स्तर ही नहीं है। मैं सरकार से इस मुद्दे पर, कुछ मुद्दे पर मैं सीधे आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, मैं सरकारी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाऊं जहां का शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। क्या हमारी सरकार इस पर जवाब देगी? जब हमारे माननीय न्यायपालिका ने 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था माननीयों के बच्चे, नौकरशाहों के बच्चे प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में ग्रहण करें, तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने तो इस पर अमल नहीं किया। लेकिन हमारी मौजूदा सरकार ने इस पर क्या अमल किया, और अमल नहीं किया तो क्यों किया, क्यों नहीं किया, इस पर जवाब दे। मैं बताता हूं क्यों अमल नहीं किया। अमल इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर सरकार इस पर माननीयों के बच्चे, नौकरशाहों के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाते तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार होता, वहां अच्छी गुणवत्ता पर शिक्षा मिलती इन प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के की तरह। और जब वहां ऐसी शिक्षा हमें मिलने लगती तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इन प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में खुद को लूटने के लिए नहीं जाता, लुटवाने के लिए नहीं जाता, अपने खून पसीने की कमाई को इनके चरणों में रखने नहीं जाता। इसीलिए हमारी सरकार ने इस पर अमल नहीं किया कि अगर ऐसा कर दूंगा तो यह प्राइवेट शिक्षण संस्थान, हमारे जो नोट छापने की फैक्ट्रियां हैं जो हमारे चुनाव का पूरा खर्चा उठाती हैं, उन पर ताला लग जाएगा। दूसरा प्रश्न, इसी मुद्दे पर सरकार हमें जवाब दे, और आप भी पूछिए, अगर सभी देश के सभी बच्चे, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, 25 करोड़ प्लस हमारी आबादी है, अगर हम 2 करोड़ बच्चे का अनुपात लेते हैं, क्या हमारे प्रदेश में इतने प्राथमिक विद्यालय हैं कि 2 करोड़ बच्चों को एडमिशन दे सकें? कदापि नहीं है। उसका 0.0001% भी एडमिशन देने के लिए इनके यहां जगह नहीं है। और हाल ही में हमारी सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के साथ क्या किया, ये आपको भली भांति ज्ञात है। तीसरा पॉइंट मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, हम प्राथमिक विद्यालय का रुख क्यों करें? क्या आपके इन विद्यालयों में ऐसे कोई संसाधन उपलब्ध हैं जो हमारे बच्चों के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रभावित कर सकें, विकसित कर सकें? चौथा पॉइंट मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी गुणवत्ता पर शिक्षा प्राप्त करे? क्या इन प्राथमिक विद्यालयों में अच्छी गुणवत्ता पर शिक्षा है? अगर है तो टीचर अपने बच्चों को वहां क्यों नहीं पढ़ाते हैं जो 1 लाख रुपए की सैलरी लेते हैं? इससे बड़ा उदाहरण आपके साथ नहीं हो सकता है। पांचवा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, हम अपने बच्चे को जानबूझकर बीमारियों के माहौल में क्यों भेजें? आपके प्राथमिक विद्यालयों में न तो जल निकासी की व्यवस्था है, न उत्तम शौचालय की व्यवस्था है, न तो ऐसे संसाधन उपलब्ध हैं। सारी बीमारियां आपके प्राथमिक विद्यालयों में फैल रही हैं। अभी 2 महीने बाद बरसात आने वाला है, आप देखिएगा, न वहां तो जल निकासी की व्यवस्था होगी, न वहां पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी, न तो वहां पर किसी अन्य प्रकार के खेलकूद और संसाधन की व्यवस्था होगी। तो ऐसी जगह हम अपने बच्चों का एडमिशन क्यों करवाएं?
जब हमें फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, हमें मौलिक अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 21A के तहत कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का बच्चा सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकारी है, वो हमारा बच्चा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप सरकार से यह मांग करिए कि हमारा बच्चा जहां पढ़ रहा है इस आयु वर्ग का अर्थात 10वीं तक का उसकी फीस सरकार द्वारा तय की जाए, सरकार द्वारा दी जाए इन निजी शिक्षण संस्थानों को। और वो फीस सरकार कितनी देती है हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 रुपए देती है या 1000 रुपए देती है या पर मंथ 1 लाख रुपए इन विद्यालयों को देती है, बस हमें मुफ्त शिक्षा ग्रहण चाहिए। और यह सब संभव होगा मेरे दोस्तों। मैं हाईकोर्ट जब गया वह मुझे सफलता मिलते मिलते इसलिए रह गई क्योंकि मैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने बच्चे को आधार बना करके मैं वहां गया था। लेकिन फिर भी मेरी पिटीशन को एक्सेप्ट किया गया था, नोटिस भी जारी हुई, लेकिन वही 5 अन्य PIL दाखिल करने की हमारी हाईकोर्ट ने मुझको सलाह दी कि इसे जनहित याचिका बनाने के लिए इसमें 5 PIL और ऐड होनी चाहिए। वह 5 लोग तैयार नहीं हुए। अगर 5 लोग तैयार हुए होते तो जनवरी 2025 में 10वीं तक की पढ़ाई फ्री होने का रास्ता साफ हो गया होता हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायपालिका के द्वारा। मेरे साथियों, और जब हम सरकार से बात करते हैं इस पर, जब हमें सरकार द्वारा उत्तर दिया जाता है तो नीति निर्देशक तत्वों का हवाला दिया जाता है कि आपको फंडामेंटल राइट तो मिला हुआ है, लेकिन राज्य सरकार के भी कुछ अधिकार हैं, वो अपने उन अधिकारों का उपयोग करके अपनी मजबूरियों का हवाला दे करके इससे बचना चाहते हैं। अर्थात सरकार, राज्य सरकारों पर यह निर्भर है कि इन मौलिक अधिकारों का वो आपको लाभ देते हैं कि नहीं देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप किसी स्कूल में जाते हैं, किसी प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, आपको वहां बड़ी बड़ी तख्ती लगी होती है कि इस अस्पताल में, इस संस्थान में उपद्रव करना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना गैर कानूनी अपराध है और इस अपराध के लिए आपको 3 साल की सजा या 50,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह अधिकार उनको किसने दिया? यह अधिकार उन्हें उसी संविधान ने दिया जिस संविधान ने हमें आर्टिकल 21A के तहत मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया। तो उन्हें तो अधिकार मिल रहा है क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं, लेकिन हमें वो अधिकार नहीं मिल रहा है क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। हम यह सोचते हैं कोई चमत्कार होगा और हमें मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, हमारी यही मजबूरी इन राजनेताओं को का मनोबल और बढ़ाती है। हमें लूटने के लिए और मजबूती से खड़े होते हैं। फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिर सरकार को बनाता कौन है? सरकार को हमारी जनता बनाती है, हम और आप बनाते हैं। तो हम अपनी सरकार से अपने उस अधिकार की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों हम गेहूं चावल दाल के लिए लाइन में लग तो जा रहे हैं, लेकिन उस लाइन में लगने को तैयार नहीं है जो हमारे बच्चे के भविष्य को, उसे अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़े होने को, हर मुसीबत से सामना करने लायक मजबूत बनाने के लिए है। उस अधिकार के लिए हम इतने लापरवाह क्यों? मेरे साथियों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संविधान पार्टी, आपसे वादा करता हूं, मैंने अपनी इस पार्टी का गठन ही केवल मात्र इसी उद्देश्य से किया है कि मैं आपको मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा। मैं आपको मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा A to Z, और मैं आपको मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराऊंगा, मुफ्त न्याय उपलब्ध कराऊंगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी को इस बीजेपी ने भुला दिया। उनके किसी बैनर पर उनका तस्वीर तक आप नहीं देखेंगे। मैं उनके सपने को साकार करने के लिए पिछले 13 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं अगर आपको अपने बच्चे के भविष्य से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है और उसे आप अच्छी गुणवत्ता पर शिक्षा उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो भारतीय सर्वधर्म पार्टी का दामन तक पकड़ करके इस 2027 के चुनाव में सभी सीटों पर अपनी दावेदारी करिए। क्योंकि मैंने इन 13 वर्षों में देखा हमारी जो मानसिकता है
कि हम कितने भी समर्पण के साथ निस्वार्थ भाव से जनसेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो भी हमें तवज्जो नहीं दी जाती है, हमें हमारी बात को नहीं सुना जाता है, हमें अनदेखा किया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि 2027 के चुनाव में आप सभी सीटों से भारतीय सर्वधर्म पार्टी के टिकट पर अपनी दावेदारी सुनिश्चित करिए और इन सीटों पर कड़ी टक्कर देते हुए विजयी बनिए। और अगर विजयी नहीं हो सकते हैं तो हमें इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। हमें इतने वोट हासिल करने हैं, हर सीटों पर कम से कम 6 से 10% वोट हासिल करने हैं, जिससे हम अपनी ताकत दिखा सकें और इन राजनीतिक पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब दे करके अपनी बात को मनवाने का सामर्थ्य हासिल कर सकें। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ भारतीय सर्वधर्म पार्टी के घोषणा पत्र में आपको मिलेगा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के। भारतीय सर्वधर्म पार्टी ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो आपके बीच मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त न्याय को लेकर के पूरी निडरता से आपसे सहयोग मांगती चली आई है। इसका गठन 3 दिसंबर 2022 को हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव में इसने अपने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और 2027 के लिए आपसे, आपके बच्चों के भविष्य के को उज्जवल बनाने के लिए आपसे भीख मांग रहा है कि आप हमारा साथ दें, भारतीय सर्वधर्म पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में मदद करें। यही एकमात्र पार्टी है जो इस मुद्दे पर खुलकर बोलती है। बाकी किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में अगर यह मुद्दा सबसे जरूरी मुद्दा शामिल है तो आप हमें बताएं। तो मेरी जरूरत ही नहीं है इस राजनीति में। मेरे साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारी बात समझ गए होंगे कि मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है। सिर्फ और सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना। हमारे प्रधानमंत्री जी तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन क्या शिक्षा के अभाव में चंद लोगों को की पहुंच में जो शिक्षा है, उन चंद लोगों से हम भारत को आत्मनिर्भर बना लेंगे? कदापि नहीं मेरे साथियों, कदापि नहीं। इसीलिए जागिए और एक नए भारत के निर्माण के लिए अपना सहयोग दीजिए, अपने ही छोटे भाई बेटे शुभचिंतक का साथ दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं KG to PG शिक्षा आपको मुफ्त मिलेगी। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।